हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम लोगों ने 9 पॉइंट्स डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग या मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, मार्केट के रिगार्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, मार्केट का इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर डैट हम लोग उसको एनालाइज करेंगे जो बिज़नेस के लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, जिससे बिज़नेस को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या जिसमें बिज़नेस मैक्सिमम स्कोप को अचीव कर सकता है, टारगेट को अचीव कर सकता है, वैसा बिज़नेस हम स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसका जो क्वालिटी होगा उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। स्टैंडर्ड क्या रेफ़र करता है कि स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया को रेफ़र करता है जो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिगार्डिंग वो अपना स्टैंडर्ड रखता है। एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने डिस्कस किया पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट बनता है तो उसको पैकेट में पैक किया जाता है। पैकेट में पैक करने का मेन कारण ये है कि हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये इंश्योर करना चाहता है कि जब तक उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक रीच नहीं कर जाता है या कस्टमर तक वो अवेलेबल नहीं होता है और आफ्टर डैट कस्टमर क्या करेगा, उसे कंज्यूम करेगा। तो बिफोर कंजम्पशन वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा रहना चाहिए। उसको हम अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कस्टमर तक अच्छे से रीच नहीं कर पाएगा और कस्टमर को वो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एंड आफ्टर डैट लेबलिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वो सारा इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं या बिजनेसमैन वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रखता है या वो डिटेल में बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल वेट, ओके, क्वालिटी, प्राइस। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइसिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करना है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर हमारा कस्टमर अवेलेबल है वहाँ तक उस प्रोडक्ट को रीच करवाना है। तो कैसे हम उस प्रोडक्ट को रीच करवा सकते हैं? तो हम रीच करवा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को अच्छे से रन कराना चाहता है या वो अपने प्रोडक्ट को उस जगह अवेलेबल करवाना चाहता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो मार्केट का प्लेस है, वो मार्केट है, वो जगह क्या है, वो मार्केट है। तो मार्केट तक कैसे हम पहुंचाएंगे, कौन सा साधन यूज़ करेंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे। तो इन कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या रेफर करता है और इसके अंदर हमने 5 कंसेप्ट को पढ़ना है। ओके, अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात करें तो इसके अंदर हमें 5 मेजर कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफीज यूजुअली रेफर टू डिटरमाइनिंग द नीड्स एज वेल एज वांट्स। मार्केटिंग फिलॉसफी जो है वो रेफर करता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन किस चीज़ को करेगा? तो कस्टमर के नीड्स को डिटरमाइन करेगा और कस्टमर के वांट्स को डिटरमाइन करेगा। अगर हम बात करते हैं नीड्स एंड वांट्स, तो ये कहाँ पर हमें मिल सकता है? कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर हमें एट अ टाइम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल हो पाए। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? तो उस प्लेस को हम बोलेंगे मार्केट, है ना। मार्केट वो जगह है या वो स्थान है जहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं जो आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो कस्टमर को अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? जो उसके एरिया में जो मार्केट आता है। ओके, तो ये बोलता है कि मार्केटिंग फिलॉसफी यूजुअली रेफर करता है या उस चीज़ को वो डिटरमाइन करता है जहाँ पर मार्केट में कस्टमर के नीड्स और वांट्स को हम समझ पाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, ऑफ द टारगेट मार्केट द मार्केटर कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग 5 कंसेप्ट। अगर किसी मार्केटर को गाइडेंस चाहिए या उसे समझना है
कि इस मार्केट का क्या कंडीशन है या इस मार्केट में कितने बायर्स अवेलेबल हैं, उनका डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका नीड्स क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है। तो वो कब पता चलेगा? जब हम इस टारगेट मार्केट को रीड करेंगे या इस टारगेट मार्केट को हम एनालाइज करेंगे। द मार्केटर गेट बेनिफिट्स या गाइडेंस उसको कहाँ से मिलेगा? तो 5 कंसेप्ट से, यानी जो 5 मार्केटिंग कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1, उसके थ्रू एक मार्केटर्स को आइडिया मिलता है, गाइडेंस मिलता है, एंड आफ्टर दैट वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट वी हैव इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। द प्रोड्यूसर वेयर लिमिटेड इन नंबर। देखो, अगर हम पहले की बात करते हैं, यानी आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं, तो हमें बताया, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बायर्स थे वो तो एक जगह थे, लेकिन उनके कंपैरिजन जो सेलर्स थे, या हम उन्हें प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते थे, वो कुछ ही थे, यानी लिमिटेड थे। तो लिमिटेड प्रोड्यूसर के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन होना था। तो वो जो प्रोड्यूसर है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के नीड्स को एज वेल एज वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ओके, द प्रोड्यूसर वेयर लिमिटेड, जितने भी प्रोड्यूसर थे वो लिमिटेड थे। ओके, अगर हम ये बात करते हैं कि इंडिया का मार्केट है और इंडिया के मार्केट में इतने ही प्रोड्यूसर थे जो गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे। अब बायर्स कितने हो गए? तो बायर्स इतने हैं, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा बायर्स को हम मान लेते हैं। तो इतने बायर्स हैं और हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो लिमिटेड है। अब ये प्रोड्यूसर इतने सारे मार्केट्स के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लिमिटेड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू मैच डिमांड। और वो किस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे थे? डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे थे। और डिमांड किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो वो कस्टमर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिमांड क्रिएट करता है। कस्टमर को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू डैट वो मार्केट में जाता है और उस चीज़ को वो मांगता है। अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो ईजिली उसे मिल जाएगा। अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो अपने रेगुलर सेलर के पास जाता है जिससे वो सामान परचेस करता है। अगर उसके पास नहीं है तो वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिमांड क्रिएट हो रहा है। ओके, डिमांड प्रोड्यूसर अज्यूम दैट कंज्यूमर फेवर्स प्रोडक्ट दैट आर ऑफर्ड एट लोअर प्राइस एंड आर ईजिली अवेलेबल। कस्टमर जो थे वो ये चाहते थे कि हमें जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो उस प्रोडक्ट के बदले में हमें जो प्राइस पे करना पड़े वो कम पे करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है और मार्केट में जितने भी सेलर्स इसको सप्लाई कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर इसको बना रहा है तो इसका लागत आ रहा है 10 रुपये, उसमें अपना प्रॉफिट उसने रखा 1 रुपये, उसके बाद मार्केट में प्रोड्यूस किया तो मिल रहा है हमें 11 रुपये में। कस्टमर बोलता है कि नहीं, हमें 11 रुपये में नहीं चाहिए, हमें और कम में चाहिए। तो कस्टमर किस चीज़ को फेवर करेगा? जिसके लिए उसे कम पे करना पड़े। अगर इसी मार्कर का दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए और वो अपना कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दे और मिनिमाइज़ करने के बाद वो सेलिंग प्राइस मात्र 10 रुपये रखे, पहले का प्राइस कितना था? 11 रुपये था, अभी उसे 1 रुपये कम में मिल रहा है, तो जितने भी कस्टमर होंगे वो 10 रुपये में ही परचेस करना चाहेंगे क्योंकि उनका उससे 1 रुपया बच रहा है। तो जितने भी प्रोड्यूसर थे उस टाइम अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे, तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता था। तो जब लागत इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा। कस्टमर ये देखता था कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितने कम दामों में अवेलेबल हो सकता है। अज्यूम डैट कस्टमर फेवर, कस्टमर किस चीज़ को फेवर करते थे? कस्टमर उस प्रोडक्ट को फेवर करते थे जिनके बदले में उन्हें प्राइस कितना पे करना पड़ता था? कम पे करना पड़ता था और उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाता था।
ओके तो जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होगा या जो लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में पहले से अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिक जो उसका प्राइस है वो उतना ज़्यादा रेज नहीं करेगा। उसी प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस रेज करेगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है इजीली, या प्रोड्यूसर उसको बहुत कम मैन्युफैक्चर करता है, लिमिटेड कस्टमर्स के लिए वो मैन्युफैक्चर करता है, और जब एट अ टाइम उसका डिमांड बढ़ने लगेगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो प्रोड्यूसर होता है वो इंश्योर करने का प्रयास करता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होना चाहिए, अर्थात जो उसका प्राइस होगा वो कम होगा या मिनिमम होगा, तभी हमारे कस्टमर उसको परचेज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। कंज्यूमर फेवर दोज प्रोडक्ट विच ऑफर सुपीरियर क्वालिटी। पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को फेवर करता है जिसके बदले में उसे कम प्राइस पे करना पड़े, कम लागत में या कम प्राइस में उसे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में कस्टमर ये फेवर करता है कि उसे जो भी प्रोडक्ट मिले वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। ओके उसका परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कस्टमर जो है वो ये चाहता है कि कम से कम दामों में या कम से कम प्राइस पे करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, तब जाकर के वो मार्केट से वो उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं पहले वो इन सारे कंसेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे। ओके वो आफ्टर दैट वो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। पॉइंट नंबर 3 सेलिंग कंसेप्ट। इंक्रीज इन सेल ऑफ प्रोडक्शन कंपटीशन अमंग द सेलर। ओके इंक्रीज इन स्केल, अगर हम स्केल बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन करने का, इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, कंपटीशन अमंग द सेलर ओनली क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट do not ensure survival and growth of the firm where not selling product of the similar quality। कहने का ये मतलब है कि सेलिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपने प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज कर दिया तो अब आप जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो सेम लेवल पर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो मार्केट में। अब आपको क्या इंश्योर करना है, क्वालिटी को इंश्योर करना है। ओके आपका प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में सेल आउट हो तो उसके लिए क्या चाहिए, क्वालिटी हम इंश्योर करेंगे, ओनली क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक ये ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा टारगेट मार्केट है, इस टारगेट मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमको जो प्रोडक्ट मिले उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी, और वो मार्केट में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो टाइट है। बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट का एक काम है वो सेम है। जब प्रोडक्ट का काम सेम है तो अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि उनके प्रोडक्ट का क्वालिटी उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के क्वालिटी से बेटर होना चाहिए। अगर बेटर नहीं होगा तो कस्टमर जो है वो सेम प्राइस पर इंफीरियर प्रोडक्ट को फेवर नहीं करेगा। मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का रेट जो है वो 10 रुपये है, ओके 10 रुपये है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखा है। अब कस्टमर जो देखेगा वो ये देखेगा कि 10 रुपये में मुझे कौन से प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा मिल सकता है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे हर टाइम अवेलेबल होगा, कौन से प्रोडक्ट से मुझे ज़्यादा या उसके कौन से फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो ये हमारा सेलिंग कंसेप्ट है। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 4 इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या डिफाइन करता है, इम्प्लाइज दैट अ फर्म कैन अचीव इट्स गुड्स बाय आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ द कस्टमर।
ओके। जितने भी फर्म्स हैं वो ये देखेंगे कि जो अपना उनका गोल है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्म अपने गोल के रिगार्डिंग क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग करेगा। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये किसके नीड्स होंगे, ये कस्टमर्स के नीड्स होंगे। ओके, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग ही जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी प्रोडक्ट को बनाएगा या उसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मार्केट को गो थ्रू करेगा। मार्केट को गो थ्रू करने के बाद उसे पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर के अलग अलग नीड्स होंगे। हर कस्टमर का नीड वो सेम नहीं होगा या उसके द्वारा जो डिमांड किया जाएगा वो सेम नहीं होगा। तो पहले वो नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा कस्टमर के एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन्हें वो सेटिस्फाई करने का प्रयास भी करेगा। क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर हम अपने कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो केवल आइडेंटिफाई करने से हम मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। या अगर हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है या इन्हेंस करना है या ज़्यादा डेवलप करना है तो केवल नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं देखा या कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हमने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा तो लंबे समय तक हम नहीं रह पाएंगे। तो सेटिस्फाइंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्री कंडीशन ऑफ रिलेटिंग फॉर रिलीजिंग द फर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फर्म जो अपना गोल बनाता है या अपना ऑब्जेक्टिव वो रखता है या जो एक अपना गोल उसका रहता है, तो अगर मान लेते हैं फर्म का ये गोल है तो गोल में केवल इस फर्म के रिगार्डिंग नहीं होगा कि हमें 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, 2 साल में इतना प्रॉफिट कमाना है। आज अगर हमारे पास 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कल हमारे पास 200 होना चाहिए। फर्म के पास अगर आज 100 वर्कर्स हैं तो कल उसके पास 200 वर्कर्स होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि कस्टमर्स हमारे सेटिस्फैक्शन हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है क्या उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। तो ये कौन देखेगा, ये मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हमारा मार्केटर देखेगा। वो ये इंश्योर करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये भी होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे सेटिस्फैक्शन भी हासिल हो। पॉइंट नंबर 5 इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, अ कंपनी अडॉप्ट द सोशल कंसेप्ट मस्ट बैलेंस द कंपनीज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल इंटरेस्ट। जब एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है या उसे इस्टेब्लिश करने के बारे में एक मैन्युफैक्चरर या एक व्यक्ति सोचता है तो वो कहाँ से सारी चीज़ों को गैदर करता है, इसी सोसाइटी से गैदर करता है। ओके, अगर मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूँ, तो क्या मैं रॉ मटेरियल किसी और जगह से लेकर आऊँगा या इसी सोसाइटी से लेकर आऊँगा? तो आप कहोगे कि नहीं सर, आप इसी सोसाइटी से सारे प्रोडक्ट लेकर के आओगे। तो आप देखो, अगर ये हमारा सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगा, जिस अपॉर्चुनिटी को एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है और उस अपॉर्चुनिटी को वो यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकता है। एट द सेम टाइम वो सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकता है, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो वो इन सारी चीज़ों को कहाँ से पूरा कर रहा है? इसी सोसाइटी से कर रहा है। ओके, तो हर कंपनी को या हर फर्म को एक सोशल कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए या अपने फर्म में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक वो कि वो इसी सोसाइटी से प्रॉफिट कमाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगा? कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो कंपनी जो है वो अपने आप को डेवलप कैसे करेगा और फ्यूचर में जो प्रोडक्ट वो बनाने वाला है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो और कैसे बेटर कर सकता है। तो ये कहाँ से वो सीखेगा या वो कहाँ से जानेगा? जब वो मैक्सिमम
प्रॉफिट कमाएगा। देन आफ्टर उसको ये भी ध्यान रखना है कि हम या हमारी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो किसके माध्यम से कमाती है। सो द आंसर इज कस्टमर्स के माध्यम से। जितने भी कस्टमर्स हैं वो अगर गुड्स को परचेज नहीं करेंगे या उनके लिए जो गुड्स बनाया गया है वो उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, क्या कंपनी प्रॉफिट कमाएगा? सो द आंसर इज नो। तो कंपनी कब प्रॉफिट कमाएगा? जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, दैट इज आवर कस्टमर, वो जब तक हमारे प्रोडक्ट को या कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अब हमने कंपनी में प्रॉफिट भी कमा लिया, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई भी हो गए, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी कर लिया। अब क्या देखना है कि हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर के काम हम करवा सकते हैं, यानी जिस सोसाइटी से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस सोसाइटी के लिए हम कुछ ना कुछ करें। उस सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे या हमारी कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका 2% हम सोशल वेलफेयर में इंगेज कर सकते हैं। मान लेते हैं कहीं पर एजुकेशन का कमी है तो हमारा फर्म या हमारी कंपनी अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से से वहाँ पर इंस्टीट्यूशन खोल सकता है जिससे उस एरिया के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहाँ पर रोड का कमी है तो हम गवर्नमेंट के साथ मिल करके वहाँ पर रोड बना सकते हैं। पानी की दिक्कतें हैं तो वहाँ पर हम हैंडपम्प या वेल बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं? तो जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं कमाएगा कंपनी और हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमारा सोसाइटी भी डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या रेफर करता है और इसमें हम लोग 2 फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स रेफर टू सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स किसको रेफर करता है? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स को रेफर करता है दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए बहुत सारे टूल्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में टॉप करना है या एनुअल एग्ज़ाम में टॉप करना है तो क्या वो ऐसे ही केवल सोच कर टॉप कर जाएगा या वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेगा, उससे रिलेटेड वो अपना बुक्स और मटेरियल अरेंज करेगा, टीचर से कंसल्ट करेगा, रेगुलर क्लास करेगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को टीचर से पूछेगा और उसके सॉल्यूशन वो प्राप्त करेगा। तो इन सारी चीज़ों से वो क्या कर सकता है? एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। पहले उसे सारा सिलेबस अरेंज करना होगा, बुक्स अरेंज करना होगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। उसी प्रकार अगर एक फर्म है या कंपनी है वो चाहता है कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है या मेरा जो टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करना है, उसी मार्केट के थ्रू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, उसी मार्केट के थ्रू हमें डेवलपमेंट करना है अपनी कंपनी का, उसी मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करना है और उन्हीं के थ्रू हमारा सर्वाइवल प्लस ग्रोथ भी निर्भर करता है या डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? कस्टमर्स पर। कस्टमर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है जो व्यक्ति उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरर, वही उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो मार्केटिंग मिक्स रेफर करता है सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स को दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट मार्केट। वो हर मार्केट के लिए नहीं दिखेगा, पहले वो ये देखेगा कि ये अगर मेरा टारगेट मार्केट है तो इस टारगेट मार्केट में अपना मैं कौन सा स्ट्रैटेजी बनाऊं, कौन से तरीके को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूं जिससे हमें इसी मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो जाए। देन आफ्टर अगर उसका कोई और मार्केट में फोकस है तो वो उस मार्केट के रिगार्डिंग नया स्ट्रैटेजी बना सकता है। वहाँ पर जो कस्टमर होंगे वो उनके टेस्ट के बारे में या उनके प्रेफरेंस के बारे में वो पहले जानेगा, उनके लेवल ऑफ इनकम के बारे में जानेगा, वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते। तो पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ माय मार्केट और मैं इसी मार्केट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करूँगा। अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजन।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या प्रभाव डाल सकते हैं किन चीज़ों पर, मार्केटिंग डिसीजन पर। अगर हमें मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट को मार्केट में रीच करवाना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर हम लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पहले एक डिसीज़न लेते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा रॉ मटेरियल के थ्रू बनाना है, कौन से मशीनरी को यूज़ करना है, कौन से सप्लायर से डील करना है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम एक डिसीज़न लेते हैं। तो ये बोलता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग डिसीज़न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या जब उनके थ्रू मार्केटिंग डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस होगा, दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल फैक्टर। सेकंड वन इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसे हम दूसरा नाम भी देते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल। पहले हम बात करेंगे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की। वो फैक्टर जिसे एक मार्केटर या एक मैन्युफैक्चरर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। ओके, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स, ये उन फैक्टर्स को रेफर करता है विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एट द लेवल ऑफ फर्म के लेवल पर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन अगर एक फर्म चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता है। मान लेते हैं ए और बी, 2 फर्म हैं, दोनों का प्रोडक्ट इस मार्केट में सप्लाई होता है। ए ने प्राइस इंक्रीज किया तो बी को फायदा होगा, ए ने प्राइस डिक्रीज किया तो बी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन बी भी प्राइस के रिगार्डिंग अपना डिसीजन ले सकता है, तो ये उसके हाथ में है। सेलिंग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को निर्धारित हम तब करते हैं जब हमारा जितना कॉस्ट लगा और उस कॉस्ट के बाद हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम सेलिंग प्राइस निर्धारित करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जितने भी फर्म हैं या जितनी भी कंपनी है उनका लागत कितना लगा, उन्होंने कितना खर्च किया, वो कितना अपने वर्कर्स को पे कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है हर कंपनी पर या हर फर्म पर, और ये वैरी करता है फर्म टू फर्म। ये बिल्कुल भी सेम नहीं होगा एक फर्म का दूसरे फर्म में। ओके, ब्रांड नेम, हर कंपनी का अपना ब्रांड नेम होता है और हर कंपनी अपने ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, और जो कस्टमर्स होते हैं वो जिस ब्रांड से ज़्यादा उन्हें सेटिस्फैक्शन हासिल होता है या प्राप्त होता है वो उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग पैकेजिंग के रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना, ये भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वी हैव इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर दैट और इन्वायरमेंटल वेरिएबल। इट रेफर्स to those factor which affect the marketing decision after analyzing controllable factor। जब हम एनालाइज कर लेते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर को तब ये इन्फ्लुएंस करता है आर कीपिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन माइंड। ये हमारा 2 फैक्टर्स था, दैट इज कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। यहाँ हम लोग पढ़ा मार्केटिंग मिक्स। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में हमें याद रखना है 4P। अब 4P क्या है वो हम 1 by 1 देखेंगे। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स। 4 मेन एलिमेंट्स है जिसे हम इंक्लूड करते हैं कहाँ पर, मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड करते हैं, और जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कहलाता है। 4P में नंबर 1P आया प्रोडक्ट, देन प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। We will see one by one. A product is defined as anything. प्रोडक्ट डिफाइन हम कैसे करते हैं, या उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज ऑफर फॉर सेल, जिसे हम ऑफर करते हैं किसके लिए, सेल के लिए। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो वस्तु है या कुछ भी वो चीज़ है जिसे हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं सेल करने के लिए, और जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ वो पे करता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, एक कंपनी है जो टेलीविज़न बना रही है, टीवी बना रहा है,
तो वो उसका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये मार्कर एक कंपनी बना रही है तो ये मार्कर क्या है, एक प्रोडक्ट है। अगर ये मार्केट कंपनी बना रही है तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो नहीं बना रही है, किसके लिए बना रही है, कस्टमर के लिए बना रही है, टारगेट मार्केट के लिए बना रही है, तो ये प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। नंबर 2 इज प्राइस, इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। जब भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना होता है या वो करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग वो उतना प्राइस पे करेगा जितना उस प्राइस का वैल्यू होगा, जितना उसका मूल्य होगा, है ना। प्राइस का मूल्य जितना उसका वैल्यू है उतना उसे पे करना पड़ेगा। नंबर 3 इज प्लेस, प्लेस इंक्लूड एक्टिविटीज दैट अ फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। जो कस्टमर उस टारगेट मार्केट में अवेलेबल होंगे या उस जगह अवेलेबल होंगे जहां से कंजम्पशन ईजिली हो जाए, वो एक्टिविटी प्लेस में इंक्लूड होगा। प्रमोशन, इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड कन्विंसिंग देम टू परचेज। प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा कि देखो भैया मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया है, जब मैंने बना लिया तो अब आपके लिए बनाया है तो आपको इसे कंज्यूम करना है। तो पहले जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को और उन्हें वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आइए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, आपको इसमें इतना क्वालिटी प्राप्त होगा या इसके इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिससे आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। तो 4P में डैट इज एलिमेंट में हम लोगों ने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पढ़ा। इसका हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।